नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेखक गुणाकर मूले की एक रचना है नागरी लिपि, जो कि निबंध विधा के अंतर्गत आती है और यह पाठ बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं में भी शामिल है। तो आइए आज हम इस पाठ के बारे में जानते हैं कि लेखक ने इस निबंध में नागरी लिपि में क्या लिखा है। और सबसे पहले पाठ के बारे में जानने से पहले लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुणाकर मूले का जन्म कब कहाँ हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। आइए, गुणाकर मूले का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिला में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी में हुई। इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश और मराठी भाषा में पाई। मिडिल स्तर पर पढ़ाई इन्होंने मराठी में ही की। बाद में ये वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की तथा हिंदी और अंग्रेजी का अध्ययन भी किया। इसके बाद इलाहाबाद में गणित विषय में इन्होंने एमए किया। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ है कि अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौर्यमंडल, सूर्य नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस जो हमने पाठ आज के वीडियो में लिया है, तो इस पाठ में मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से इस पाठ को लिया गया है और पाठ में इन्होंने हिंदी की लिपि देवनागरी या नागरी कहिए, जिसके ऐतिहासिक रूप के बारे में बताया है। अब पाठ के बारे में हम अगर कहें कि पाठ के सारांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से नागरी लिपि के बारे में बहुत सारे ज्ञान भी यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो नागरी लिपि गुणाकर मूले के द्वारा रचित है, जैसा कि ऊपर मैंने वर्णन कर दिया है। इसमें लेखक ने नागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास एवं व्यवहार पर अपना विचार व्यक्त किया है। लेखक का कहना है कि जिस लिपि में यह पुस्तक छपी है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। इस पुस्तक की टाइप लगभग 250 वर्ष पहले बनी और जिसके विकास से अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां संस्कृत एवं नेपाली आदि इसी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व में संस्कृत एवं प्राकृत की पुस्तकें प्रायः इसी लिपि में छपती है। देश में बोली जाने वाली भिन्न भिन्न भाषाएं तथा बोलियां भी इसी लिपि में लिखी जाती है। तमिल, मलयालम, तेलुगु एवं कन्नड़ की लिपियां में भिन्नता तो दिखाई पड़ती है, लेकिन ये लिपियां भी नागरी की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। लेखक का कहना है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। यह लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती थी। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा है। फिर भी कई शासकों ने नागरी लिपि का प्रयोग किया, जैसे कि 11वीं सदी में राजराज और राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं के सिक्कों पर नागरी अक्षर अंकित है। तो 12वीं सदी में केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य, इसी प्रकार से 9वीं सदी के वर्गुन का फलियम ताम्रपत्र नागरी लिपि में है। तो 11वीं सदी में इस्लामी शासक की नींव डालने वाले महमूद गजनवी के चांदी के सिक्कों पर भी नागरी लिपि के शब्द मिलते हैं। गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। अकबर के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में
राम सीए शब्द अंकित है। तात्पर्य यह है कि नागरी लिपि का प्रचलन ईसा की 8वीं-9वीं सदी से आरंभ हो गया था। लेखक ने लिपि के पहचान में कहा है कि ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि अक्षर त्रिकोण है, जबकि नागरी लिपि के अक्षरों के सिरों पर लकीर की लंबाई और चौड़ाई एक समान है। प्राचीन नागरी लिपि के अक्षर आधुनिक नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इस प्रकार से दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से तथा उत्तर भारत में 9वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं? तो नागरी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मत एक नहीं है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण ने इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसीलिए इसका नाम नागरी पड़ा। किंतु कुछ विद्वान के मत के अनुसार अन्य नगर तो मात्र नगर हैं, परंतु काशी को देवनगरी माना जाता है, इसीलिए इसका नाम देवनागरी पड़ा। अल्बेरोनो के अनुसार 1000 ईस्वी के आसपास नागरी शब्द अस्तित्व में आया। इतना निश्चित है कि नागरी शब्द किसी नगर अथवा शहर से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत की स्थापत्य कला की विशेष शैली को नागर शैली कहा जाता था, और यह नागर या नागरी उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता था। उस समय उत्तर भारत में प्राचीन पटना सबसे बड़ा नगर था। भारत के गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। संभव है कि गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा गया हो और देवनागरी की लिपि होने के कारण देवनागरी नाम दे दिया गया हो। तब अंततः लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईसा के 8वीं से 11वीं सदी तक यह लिपि सर्वदेशिक हो गई थी, इसीलिए इसके नामकरण के विषय में कुछ कहना संभव नहीं लगता है। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। धारा नगरी का परमान शासक भोज अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास प्रसिद्ध है, और 12वीं सदी के बाद भारत के सभी हिंदू शासक तथा कुछ इस्लामी शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी लिपि अंकित किए हैं। तो ब्राह्मणी लिपि से जो संस्कृत भाषा के लेखन के लिए सदियों तक व्यवहार में आती रही, बाद में देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी संस्कृत भाषा की प्रमुख लिपि बनी। भले अन्य लिपियों में भी संस्कृत का लेखन होता रहा। तमिल में संस्कृत के लेखन के लिए तमिल और मलयालम के वर्णों के योग से ग्रंथ लिपि का प्रचलन हुआ। देवनागरी नामकरण संबंधी कई मत है, जिन मतों में कुछ मत यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में उल्लेखित 64 लिपियों में से नागरी लिपि के आधार पर इसका नाम पड़ा, और गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया, इसलिए इसका देवनागरी नाम पड़ा। तीसरा प्रमुख मत है कि नगरों के विकास होने के कारण यह देवनागरी कहलाई। चौथा में है कि देवनागरी काशी में प्रचार प्रसार होने के बाद इसका नाम पड़ा। अगला है कि दक्षिण के विजयनगर राजाओं के दान पत्रों में इसे नंदी नागरी का नाम दिया गया, इसी से देवनागरी का नाम विकास हुआ। अगला मत है तांत्रिक उपासना पद्धति में देवनगरम नामक यंत्रों के बीच में अंकित सांकेतिक चिन्हों को देवनागरी लिपि का विकास होने के कारण उसका नाम देवनागरी हुआ। और मत है प्राचीन काल में देव रूप में सम्मानित राजाओं द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। तो कोई कहता है कि मध्ययुगीन के नागर स्थापत्य शैली से समानता के कारण यह नाम पड़ा, तो अन्य कहते हैं कोई कि इसमें देवनागरी संस्कृत का लेखन होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। तो इस प्रकार से
अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।